बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयदा उरूज रियाज़ है, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, जिन्ना मेडिकल एंड कॉलेज। आज हम बात करेंगे दिल के अमराज के बारे में। हमारे पास हैं डॉक्टर मोहम्मद हाशिम, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी के, जो हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। तो बात करते हैं कुछ इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे पास दिल की शरह के जो दिल के अमराज हैं, ये किस हद तक पूरी हमारे पाकिस्तान में या दुनिया में किस हद तक फैले हुए हैं? देखें, ये तो हम सबको भी पता है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ या मौत की जो शरह सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, वो कैंसर के बाद या पहले नंबर पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ही आती है। और हमारे सोसाइटी को या हमारे माशरे को लिया जाए, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह जो है हमें दिन ब दिन जो स्ट्रेस फैक्टर जो बढ़ता जा रहा है, तो हमें रिसेंटली अभी 2023 में जो दुनिया की जो डायबिटीज़ की फेडरेशन है, उसमें इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ जो है वो हमारे यहाँ हम नंबर 1 पे हैं उस लिस्ट में। और ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही है, जो कि हर 3 में से एक मर्द को या हर 3 में से एक फ़र्द को 40 साल के बाद हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर है। तो यही, और हम में स्मोकिंग की भी जो है वो प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो यही सारी वजूहात हैं दिल की बीमारियों को पैदा करने की। तो हम में ये सारे रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, तो हम में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या दिल की बीमारियों का शरह दुनिया के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। कुछ जगहों पे हम ये पढ़ रहे थे कि शायद पूरे मुल्क में, अगर पाकिस्तान का जो लेटेस्ट इंसिडेंस है, तो 1 लाख में 918 लोग जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जहाँ के दुनिया के अंदर 635 लोग हैं जो 1 लाख में से। तो हमारे पास 30% ज़्यादा लोग हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से अफेक्टेड हैं। जैसे कि आपने बताया कि रिस्क फैक्टर्स इसके अंदर डायबिटीज़ नंबर 1 है। हम वैसे भी डायबिटीज़ के लिए वी आर द कैपिटल ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। तो अच्छा, ये शरह हमारे पास बढ़ती भी जा रही है। तो इस हवाले से हमारे पास, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली चैलेंज्ड हैं, तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी वजह से हम पब्लिक को ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं इस बारे में? बिल्कुल। देखें, इन सब का जो है वो शुरू से राइट आफ्टर बर्थ जो है पेरेंट्स की ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चों का किस तरह ब्रॉटअप करना है, नंबर 1 आजकल। और दूसरी जो है कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ आनी चाहिए। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी ज़ीरो है। और उसके बाद हमारा डाइट को लेके आप देख लें कि हमारी जो तफरी है वो सिर्फ यही है कि हम कहीं बाहर जाके खाना खा लें, और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई आउटडोर गेम्स नहीं है। और अब जो हमारे लिए एक मसला आ गया है ये मोबाइल का, खाना खा लिया, बस मोबाइल लेके बैठ गए, मोबाइल पे खेल लिया। पहले तो जब मैं छोटा था, या आज से कुछ अर्से पहले की, जब मोबाइल के एरा से पहले की बात है, पेरेंट्स जो है वो परेशान होते थे कि बच्चा घर आ जाए और कुछ खा पी ले, यानी बाहर खेलता रहता था। अब जो है, अब तो ये मुश्किल है कि बच्चा बाहर जाए खेले, ये मोबाइल टीवी से या गैजेट से उसकी जान छूटे। तो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, रीज़न ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। इसके अलावा भी हमारा जो है, आप अगर देख लें, डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्मोकिंग और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, देर से सोना, देर से उठना, स्ट्रेस फैक्टर देख लें आप, कितना स्ट्रेस है। और ओवरऑल ये सारी अवामिल हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का सबब बनती हैं। हमें कुछ दवाइयाँ हैं, हमें अपने नंबर्स का पता होना चाहिए कि हमारे शुगर लेवल्स क्या हैं, हमारे ब्लड प्रेशर्स क्या है। लेकिन इसके अलावा हम जब तक फ़िज़िकल एक्टिविटी में या एक हेल्दी लाइफस्टाइल में की तरफ नहीं जाएंगे, तो हमें इन मूज़ी बीमारियों से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मसला एक हमारा ये भी तो है ना कि हम डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब बीमार हो चुके होते हैं। हमारे यहाँ कोई भी प्री असेसमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोई भी अगर आप वर्क वाले वो लें, तो वो शुरू के शायद एक आध CBC और ऐसी चीज़ें करवा के, लेकिन आपका कोई वर्क असेसमेंट एज सच नहीं होता। लेकिन जैसे पेशेंट्स को मैं कहती हूँ कि हम अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स में जो डिज़ीज़ एक्सपेक्ट करते थे कि वो 60s में आती हैं, वो हमारे पेरेंट्स को शायद 50s में और हमें शायद 30s में हो रही हैं। तो उसका रीज़न यही है कि एक तो हम मेटाबॉलिकली चैलेंज बहुत हैं, स्ट्रेस फैक्टर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ एक ये है कि हमारे पास उस चीज़ को हम जब जानते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, फिर डायरेक्टली हमारे पास डिज़ीज़ प्रिवेंशन का ईरा बहुत ज़्यादा वो नहीं है।
आप लोग के यहाँ कार्डियोलॉजी के अंदर कोई ऐसी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, लाइक आप लोगों के कोई प्रिवेंटिव क्लिनिक्स हों जिसके अंदर आप जनरल पॉपुलेशन से बात कर सकें उससे? बिल्कुल बजा फरमाया आपने। आज ही हमारे एक कुलीग थे जो अमेरिका में कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी। हमने जिस इंस्टीट्यूट में पहले मैं काम करता था, हमने अपना डाटा जो है हार्ट अटैक का डाटा हमने ACC में या अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रेजेंट किया था। तो वो देख के परेशान हो गए थे कि इतना डिजीज़ बर्डन है इस मुल्क में। पहले तो वो शायद समझ रहे थे कि ये शायद फेक डाटा है, तो वो इस वजह से है, और वहाँ पे इतनी प्रेवलेंस नहीं है। तो रीज़न ये है कि हमारे यहाँ प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी बीमारी होने से पहले ही बीमारी को रोका जाए, प्रिवेंटिव मेडिसिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे डिजीज़ बर्डन क्यों है? क्योंकि उनका प्रिवेंटिव मेडिसिन इतना स्ट्रांग है कि वो बीमारी होने से पहले ही उनको पता चल जाता है और वो उससे डिफरेंट स्ट्रेटजी से उससे बच सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे यहाँ यही है कि प्रिवेंटिव, अब लकीली या फॉर्चुनेटली जो है हमारा जो एक प्राइम इंस्टीट्यूट है जो कराची का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। होपफुली इससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट भी इसको शुरू करेंगे और इससे ये होगा कि हमें डिज़ीज़ बर्डन को कम करने में या डिज़ीज़ की प्रेवलेंस या डिज़ीज़ का शरह बढ़ने में हमें मदद मिलेगी। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का जहाँ तक बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल किस हद तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर? जैसे हमने अभी डायबिटीज़ के बारे में या हमने स्मोकिंग के बारे में बात की या ब्लड प्रेशर के बारे में फॉर दैट मैटर, तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपका क्या ख्याल? ये जो दिल की बीमारियों को लेके ये जो 6 रिस्क फैक्टर्स जो पहले मैंने आपको गिनवाए, उनमें से एक जो है वो डिस्लिपिडीमिया है। डिस्लिपिडीमिया का मतलब यही है कि कोलेस्ट्रॉल का तनासुब शरह से ज़्यादा बढ़ जाना। तो उसमें ये तो एक मेजर फैक्टर है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी शरियान, दिल की शरियानों में, मुख्तलिफ शरियानों में ये फालिज का सबब भी बन सकती है, ये हार्ट अटैक का सबब बन सकती है, ये गुर्दे फेलियर का सबब भी बन सकती है, ये फैटी लीवर होके यानी लिवर भी फेल हो सकता है, यानी मेजर ऑर्गन को ये किसी भी तरह से डैमेज कर सकती है। ये होता यह है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बड़ा रहे, फिर वो अल्टीमेटली वो जो दिल की शरियानों में जो है वो डिपॉजिट होता है और वो उसकी दिल के फ़्लो को जो है वो रोक देता है। एक टाइम आता है कि वो प्लैग रप्चर होके दिल का फ़्लो टोटली अक्लूड होता है और हार्ट अटैक का सबब बनता है। तो ये फैक्ट है और ये एक वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ है डिस्लिपिडीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। हम इससे पहले मेरे ख्याल में 10 साल पहले अगर जिगर की ख़राबी के बारे में बात करते थे तो हेपेटाइटिस बी सी बड़ा कॉमन समझा जाता था। मेरी अभी लेटेस्ट 2 रिसर्चेज़ मेरे स्टूडेंट्स के साथ चल रही हैं ऑनगोइंग, तो उसके अंदर जो ज़्यादा आपके पास परसेंटेज वाइज, शरह वाइज जो ज़्यादा आती है तो वो फैटी लिवर डिजीज़ है। अच्छा, इतना कॉमन है कि हम सब कहते हैं ये तो सभी को होता है। अब वो सभी को होता है तो उसको हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर देने से उसका इफ़ेक्ट तो कम हो नहीं रहा। अब हमारे पास अगर डायबिटीज़ भी है, साथ में फैटी लिवर भी है, तो सिरोसिस होने के यानी जिगर के गलने के चांसेस बहुत मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स हायर हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनका हेपेटाइटिस सी से ख़राब हो रहा था। तो अच्छा, वो चीज़ शायद हमारे हाथ में नहीं थी, अब हमने उसकी भी दवाइयाँ निकाल दी। ये चीज़ तो हमारे हाथ में है। जब हमें पता है कि हम जो है वो जनरेशन वाइज मेटाबॉलिकली चैलेंज्ड हैं, तो इसके बारे में कुछ स्ट्रैटेजीज़ मेरे ख्याल में अम्माओं को पहले शुरू कर देनी चाहिए ताकि फिर वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना जंक फूड का, फास्ट फूड का, प्रोसेस फूड का, कैंड फूड का, ये कल्चर हमें अपने प्रैक्टिस से इसको हमने ऑब्सोलीट करना होगा, रोकना होगा। अदरवाइज़ जैसे आपने जो बात कही है, ये बहुत ही एक अलार्मिंग कंडीशन और सिचुएशन है। बच्चों में, यंग एडल्ट्स में हार्ट अटैक का शरह बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। और ये आप जो है स्कूल लाइफ से कहते ये हैं कि अब स्कूल लाइफ एट द एज ऑफ 2 years ऑफ एज जो है हमें इसको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि डिस्लिपिडीमिया क्या है, डिस्लिपिडीमिया को हम कैसे कंट्रोल करें, और ये जो मोहलिक बीमारियां हैं जो आपने कहा सिरोसिस ऑफ लिवर ड्यू टू फैटी लिवर, इससे कैसे, हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है, स्ट्रोक के कैसे बचा जा सकता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। दवाइयों का किस हद तक यहाँ पे प्रिवेंटिव में या ट्रीट करने के हवाले से किस हद तक रोल माना जाता है? देखिए, स्टैटिन का तो एक मेजर रोल है, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो हार्ट अटैक के बाद या स्ट्रोक के बाद स्टैटिन तो एक दी जाती है और हम एक टारगेट सेट करते हैं
कि अब इनको बीमारी हो गई, वो तो सेकेंडरी प्रिवेंशन है। इनको एक बीमारी हो गई है, अब इनका जो है बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल या LDL का लेवल ये होना चाहिए। हमारी गाइडलाइंस में जो ACC/AHE की गाइडलाइंस है उसमें कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल उन्होंने एक टारगेट, हम क्लासिफाई करते हैं अपने पेशेंट्स को इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज। जो एक्सट्रीम कैटेगरी है उसमें यही है कि उनका लेवल जो है लेस देन 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। लेकिन फिर मॉडरेट, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क, इसकी अकॉर्डिंगली जितना रिस्क कम होगा उतना हम लेवरेज देते हैं उसको। तो स्टैटिन जो है, और प्राइमरी प्रिवेंशन में अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं, किसी को ओबेसिटी है, शुगर है, या फैमिली हिस्ट्री उसकी पॉजिटिव है, या वो स्मोकर है और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो फिर भी एक हमारे पास ACC/AHE का एक रिस्क स्ट्रेटिफाइंग स्कोर है जिसमें मोबाइल की एप्लीकेशन है। वो सिंपल हम उसके पैरामीटर्स उसमें डाल देते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में इसको कितने % रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के, स्ट्रोक होने के या हार्ट अटैक होने के। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर हम उसको स्टैटिन एडवाइस करते हैं। हम प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर भी इसको स्टैटिन बिल्कुल प्राइमरी प्रिवेंशन में भी इसका रोल है और सेकेंडरी प्रिवेंशन में तो है ही है। तो अगर किसी का रिस्क हाई आता है या नेक्स्ट 10 ईयर्स में उसके चांसेस ऑफ हैविंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मोर देन 7.5% या 10% या 20% आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको स्टैटिन एडवाइस करते हैं। बिल्कुल। Any message that you would want to give the awareness for the awareness? मैं तो यही कहूँगा कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहिए। ये दवाइयों का तो अपना ही एक रोल है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते या उसको माने नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी या अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अख्तियार कर लें और अपनी खाने पीने को देख लें, तो हम ये जो बर्डन ऑफ हैविंग पिल्स या दवाइयों से बहुत हद तक हमारा छुटकारा पॉसिबल है। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और हेल्दी डाइट लें। आजकल इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि मेरे ख़्याल में अगर दवाइयों का कुछ लोड हम कम कर सकते हैं तो वो हेल्दी हैबिट से ही कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में हमारे नाज़रीन के लिए यही एक मैसेज रहेगा कि पहले अपनी बीमारी हो इससे पहले इसके ऊपर काम करना चाहिए। पहले उसके रिस्क फैक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करें, उसको ट्रीट करें, ताकि फिर दवाई तक पहुंचने की ज़रूरत ही ना पड़े। अपने मौले से मुस्तकिल राब्ते के अंदर रहें ताकि फिर हम इस चीज़ों के अंदर इसका वक्त पे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।